टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज पार्ट नंबर 2। आई होप आपको पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीधे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको लास्ट में कहा था पार्ट नंबर 1 के कि भाई अब हम कुछ कम्युनिकेशन सर्विसेज को डिस्कस करने वाले हैं, तो सीधा उसी को चालू करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने आता है टेली कम्युनिकेशंस। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द यूज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये सीधा सीधा किससे लिंक बनाता है भाई? हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के। इसने भाई कम्युनिकेशन को रिवॉल्यूशनाइज करके रख दिया एकदम, क्योंकि भाई अब इतनी स्पीड से जो मैसेज सेंड किए जाते हैं। एक समय होता था भाई जब आपके मैसेज ही सेंड करने में आपको हफ्तों लग जाते थे, और अब मिनट्स में वो काम हो जाता है। मिनट्स में क्या, अब तो सेकेंड्स में वो काम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया कि भाई अब जो हमारे रिसेंट एडवांसमेंट हुए हैं, जैसे हमारा मोबाइल टेलीफोनी हो गया, हैव मेड कम्युनिकेशन डायरेक्ट एंड इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। जब से भाई ये नई चीजों को, मोबाइल टेलीफोन आ गया, आप इंटरनेट को इंक्लूड कीजिए, इन चीजों के साथ क्या होगा कि भाई अब तो टाइम ही नहीं लगता। आपने यहाँ से एक मैसेज भेजा, मिली सेकंड में सामने लेकर पहुंच जाता है। कहीं से भी कर सकते हैं, आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, चाइना में हो, कोई अंतर नहीं आता। आप कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसलिए भाई यहाँ पर बोला जा रहा है टेलीग्राफ हो गया, मॉर्स कोड हो गया, पहले कोड चलते थे टाइप करने के लिए, एंड टेलेक्स हो गया। अब ये टेलेक्स का देखिए पर मैंने फोटो डाला हुआ। अब ये तो ऐसी चीज हो गई जब दिखती नहीं है, तो पास्ट की चीजें हो गई, क्योंकि डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो चुका है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर अब बोला गया भाई अगर हम रेडियो एंड टेलीविजन की बात करते हैं, तो आज भी हमें बहुत मदद करते हैं। हमें न्यूज, पिक्चर या टेलीफोन कॉल से पूरी वास्ट ऑडियंस तक पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना हो, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन लोग प्ले करते हैं। और शायद यही रीजन है कि इनको हम मास मीडिया बोलते हैं, क्योंकि भाई एक मास मीडिया तक ये पहुंचते हैं, उन तक ये न्यूज पहुंचाते हैं, पिक्चर्स पहुंचाते हैं, टेलीफोन कॉल्स पहुंचाते हैं। ये चीज हमें देखने को मिलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं हमारे एडवर्टाइजिंग के और एंटरटेनमेंट के। ये चीजें भी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, तो आज के समय भी आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स सुबह उठ के सबसे पहला काम करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप भी सुबह उठते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए जाती है, क्योंकि हमें बता देती है भाई कि पूरी दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन, भाई ये हमें रिलेज इन्फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम स्पेस। अभी से हम अर्थ तक नहीं सीमित रहे, हम स्पेस तक भी पहुंच गए। और सैटेलाइट हमें अर्थ में भी जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन करने में कितनी मदद करती है, हमने पार्ट 1 में पूरा देखा था। ये हुआ। इसके बाद इंटरनेट ने तो हर चीज ही बदल के रख दी है। एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम अब बन गया। इंटरनेट के बारे में तो मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आज ये एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें भी पूरा रोल एक कहीं ना कहीं इंटरनेट का आ जाता है। इसके बाद फिर सर्विसेज ऑकर एट मेनी डिफरेंट लेवल्स। some are geared to industry, some to people, some to both industry and people. एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, भाई सर्विसेज अलग अलग होती है, कुछ इंडस्ट्री की तरफ होती है, कुछ लोगों की तरफ होती है, कोई दोनों की तरफ होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दिया हुआ है। इसके बाद लो ऑर्डर सर्विसेज। अब इसमें क्या बोला गया, एग्जाम्पल दिए हुए, ग्रोसरी शॉप्स हो गए, आपके लॉन्ड्रीज हो गए। ये बहुत कॉमन है और वाइड स्प्रेड है। लेकिन इसके अपोजिट अपन अगर हाई ऑर्डर सर्विसेज की बात करते हैं, जो थोड़ा ज्यादा स्पेशलाइजेशन रखती हैं, जैसे हो गया अकाउंटेंट्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, फिजिशियन हो गए, तो ये हमें थोड़े से कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें पूरी आ जाती हैं, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, वाइड स्प्रेड नहीं है, ये मोर स्पेशलाइज्ड हमारे आ जाते हैं। उसका सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर देम। सीधी बात है, अगर आप किसी सर्विसेज के लिए अफोर्ड कर सकते हैं पे करना, तो वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब वो चाहिए ही, आपको कोचिंग लेना है, आपको कोई और काम करना है, आप पेमेंट करिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको सामने से सर्विसेज दे दी जाएंगी। इसके ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है, गार्डनर, लॉन्डरर, बार्बर, ये फिजिकल लेबर करते हैं। प्राइमरली क्या करते हैं, फिजिकल लेबर करते हैं। याद करिएगा, हर सर्विसेज को करने का तरीका भी होता है। इनकी सर्विसेज फिजिकल लेबर डिमांड करती है। लेकिन इसका अगर हम हमारी सर्विसेज की बात करते हैं, टीचर की सर्विसेज की बात करते हैं, लॉयर की सर्विसेज की बात करते हैं, फिजिशियन, म्यूजिशियन या अदर ऐसे लोगों की बात करते हैं, तो यहाँ मेंटल लेबर की जरूरत पड़ती है। तो ये भी हमें चीजें तो देखने को मिलती है कि सबका तरीका एक ही नहीं होगा काम करने का। हर किसी की सर्विस उनकी भी अलग अलग चीजें डिमांड कर रही होगी। इसके बाद बोला जा रहा है कि भाई आजकल बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिन्हें रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि भाई हाईवे और ब्रिजेस को बनाना हो या उसको मेंटेन करना हो, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स, या फिर सप्लाइंग और सुपरवाइजिंग एजुकेशन एंड कस्टमर केयर। ये सब ऐसी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, जो आजकल सुपरवाइज करी जाती हैं, और ये गवर्नमेंट या फिर कंपनीज द्वारा परफॉर्म करी जाती है। मतलब इनको अब रेगुलेट करने दिया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले चल रहा, अभी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। ऊपर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरा इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि सर्विसेज अच्छे से अच्छा काम करे। फिर इसके बाद स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेशन हैव एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेशन टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ सच सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी एंड वाटर सप्लाई। हम सबको देखने को मिलता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेशन है जो हमारे स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेशन ने बनाए हुए हैं, जो सब इन चीजों को मैनेज करते हैं। उसके बाद भैया दिया हुआ है
प्रोफेशनल सर्विसेज आर प्राइमरली हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्राइमरली प्रोफेशनल सर्विसेज में क्या आता है, तो आप ये सिंपल से एग्जांपल दे देंगे। उसके बाद द लोकेशन ऑफ रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट सर्विसेज डिपेंड ऑन द मार्केट। रिक्रिएशनल मतलब सिंपल होता है कि आप फ्री टाइम में एक अपना जो डेली वर्क की लाइफ को छोड़कर क्या कर सकते हैं। माउंटेनियरिंग हो गया, आपका स्केटिंग हो गया, आपका वॉक करना हो गया, रनिंग हो गया, सब रिक्रिएशनल में आ जाएगा, है ना। तो ये भी अब डिपेंड करता है मार्केट पर कि इनकी लोकेशन क्या होने वाली है। जैसे सिंपल दिया हुआ है, अगर हम मल्टीप्लेक्सेस या रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं तो ये ऐसी लोकेशन फाइंड करते हैं जो सीबीडी के नियर हो या उसी के अंदर हो। अब सीबीडी क्या होता है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अरे भाई फुल फॉर्म तो सबको पता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कोई भी एक सिटी का सबसे सेंटर, एक ऐसा सेंटर जहां पर मेन पूरा मार्केट हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम गोल्फ कोर्स की बात करते हैं तो भाई इसको ऐसी जगह ढूंढा जाएगा जो थोड़ा सा आउट में भी हो और सीबीडी से लोअर कॉस्ट हो लैंड का, क्योंकि बीच मार्केट में अगर आप गोल्फ कोर्स बनाने लगे तो वो लैंड करोड़ों की कीमत में होगा। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ बोला गया है पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ। पर्सनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती हैं। अभी हम आगे इसको देख रहे होंगे। इसका दिया हुआ है कि भाई जो वर्कर होते हैं वो माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से एम्प्लॉयमेंट की सर्च में और अनस्किल्ड होते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर वो रूरल एरिया से आ रहे हैं, उनको उस चीज का नॉलेज नहीं है, तो वो एकदम स्किल्ड नहीं हो सकते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं भाई, डोमेस्टिक सर्विसेज में एम्प्लॉयड हो जाते हैं। हाउस कीपर हो गए, कुक्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, ये नौकरी ये कर रहे होते हैं और इसके बदले आप इनको पे कर रहे होते हैं। ये जो सेगमेंट होता है वर्कर का, ये जनरली अनऑर्गेनाइज्ड होता है, पूरा ऑर्गेनाइज नहीं होता है क्योंकि प्रोफेशनल नहीं होते हैं। इसका एक बहुत शानदार एग्जांपल हमारा आता है इंडिया की, हमारे मुंबई के जो डब्बा वाले होते हैं, जो टिफिन सर्विसेज हमें होती है। हमारा अगर कोई भी सब्सक्राइबर मुंबई से इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट में अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपके डब्बा वाले जो हैं ये काम कैसे करते हैं, सर्विस काम कैसे करती है। ये सर्विस 1,75,000 कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है पूरी सिटी में। तो ये हमें चीज देखने को मिलती है। ये देखिए डब्बा वाला सर्विस इन मुंबई, ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को टिफिन लेकर जा रहे हैं, जॉब वाले लोगों को टिफिन लेकर जा रहे हैं। तो मुंबई वाले अगर आप हैं तो कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से बताइएगा। इसके बाद पीपल इंगेज्ड इन टर्चरी एक्टिविटीज, अभी इंपॉर्टेंट आता है। टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल आर सर्विस वर्कर्स। आजकल मोस्ट ऑफ द लोग सर्विस का काम कर रहे हैं। आप अपने आजू बाजू देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपको सर्विस वर्क करते हुए देखने को मिल रही होगी, पूरी सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है बट इन मोर डेवलप्ड कंट्री, जो बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री होती है वहाँ हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर इज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्री। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे तो ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे सर्विस प्रोवाइड करने में एज कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्री। द ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर हैज बीन इंक्रीजिंग व्हाइल इट हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड और डिक्रीजिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। सिंपल सी बात है, अगर हम टर्शरी एक्टिविटीज की बात करें तो समय के साथ ये डेवलप हो रहा है और लोग इसमें आ रहे हैं और लोग इसमें एम्प्लॉयड हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी की, तो या तो बिल्कुल अनचेंज्ड है, यहाँ पर हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, या तो वही लोग उतने ही लोग थे जो काम कर रहे हैं अभी भी उतने ही कर रहे हैं, या और डिक्रीज होते जा रहे हैं। मेनली अगर हम बात करते हैं इस समय एम्प्लॉयमेंट की, तो हमें जो सर्विस सेक्टर है वहां पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। फिर इसके बाद सम सिलेक्टेड एग्जांपल टूरिज्म की अगर हम बात कर लेते हैं। टूरिज्म इज ट्रेवल अंडरटेकिंग फॉर पर्पसेस ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस। भाई टूरिज्म मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आप दूसरी जगह घूमने जा रहे हैं बिजनेस के पर्पज से, नहीं, रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, अपना एक फ्री टाइम को और एंजॉय करने के लिए जाते हैं। इट हैज बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी, याद रखिएगा, बोर्ड में आता है। और अगर हम रजिस्टर्ड जॉब्स की बात करते हैं, टोटल अभी 250 मिलियन है। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 40% ऑफ द टोटल जीडीपी, अपने आप में इतनी बड़ी बात होती है कि 40% जीडीपी का टूरिज्म से हमें देखने को मिल रहा है। टूरिज्म इतना आगे बढ़ चुका है। इसके बाद बिसाइड्स many local persons are employed to provide services like accommodation, meals, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट इन स्पेशल शॉप सर्विसेज टू द टूरिस्ट, ये भी हमें देखने को मिलता है। अब एक सिंपल चीज मैं आपसे बोलता हूँ, एक इंग्लिश की बात कर लेते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर क्या होता है। अगर हम एस लगा देते हैं और एस हटा देते हैं तो क्या अंतर देखने को मिलता है? तो देखिए भाई सीधी बात है, टूरिज्म का से मतलब ये नहीं होता कि लोग घूमने आ रहे हैं। लोग जब घूमने आते हैं तो जो लोकल लोग होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कोई आपको रहने के लिए होटल वगैरह रहेगा, लॉन्ज वगैरह रहेंगे, कोई आपको खाना प्रोवाइड कर रहा होगा, ट्रांसपोर्ट दे रहा होगा, कोई एंटरटेनमेंट कर रहा होगा। कुछ लोगों की एकदम स्पेशल शॉप होंगी स्पेशली टूरिस्ट लोगों के लिए। उसके बाद वही सिंपल बात है, अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं तो भाई ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ है उसको और आगे बढ़ाता है, रिटेल ट्रेडिंग को और आगे बढ़ाता है, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को और आगे बढ़ाता है। अब ये सोवेनिर्स मतलब क्या होता है? सोवेनिर्स मतलब होता है निशानी ले जाना। आप अगर एक इंडिया के और आप अमेरिका घूमने जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ वहां से परचेज करके जरूर लाएंगे कि भाई ये निशानी है कि मैं अमेरिका गया था। तो इसी चक्कर में क्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं ग्रोथ पकड़ती है। उसके बाद इन सम रीजन्स
टूरिज्म इज सीजनल बिकॉज द वेकेशन पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन फेवरेबल वेदर कंडीशन। ये चीज में देखने को मिलती है, वेदर का एक रोल हो जाता है। उसके बाद बट अगर बहुत सारे रीजन की हम बात करते हैं तो बस साल भर लोग आते हैं। कई रीजन ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक सीजन में ही बहुत अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो हर समय आप आ सकते हैं। जैसे इंडिया में तो हमें हर जगह अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो इंडिया में तो साल भर लोग घूमने आते हैं। उसके बाद टूरिस्ट रीजन्स, द वार्मर प्लेसेस अराउंड द मेडिटेरियन कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। भाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्लाइमेट जो है हमें थोड़ा सा वार्म देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अदर्स इंक्लूड विंटर स्पोर्ट्स रीजन्स फाउंड मेनली इन माउंटेनियस एरियाज एंड वेरियस सीनिक लैंडस्केप्स एंड नेशनल पार्क व्हिच आर स्कैटर्ड। अब इसके बाद भाई बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो विंटर स्पोर्ट्स के रीजन होते हैं। ऐसे एरिया मेनली माउंटेन की बात कर लेते हैं, ऐसी जगह की बात करते हैं अगर लैंडस्केप बहुत प्यारा होता है देखने में, नेशनल पार्क हो गए, और ये बहुत दुनिया भर में फैले हुए हैं। यहाँ पर लोग स्पेशली उसी जगह को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। अगर एक ऐसा माउंटेन जहाँ स्नोफॉल बहुत होता है तो आप ट्राई करेंगे कि आप सिर्फ विंटर में वहां पर जाएं जिसमें आप स्नोफॉल का भी मजा ले पाए। तो ऐसे अलग अलग जगह का अलग सब होता है। उसके बाद भाई अगर कोई टाउन्स ऐसे जो हिस्टोरिक है, मेनली इंडिया में हमें देखने को मिलता है, कोई भी जगह आप ऐसे जा रहे हैं जो हिस्ट्री से कनेक्टेड है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहां जो जाना पसंद करते हैं। टूरिस्ट को ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, हेरिटेज साइट्स रहती हैं, और वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज भी हमें देखने को मिल जाती है। ये आता है। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इस चीज को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है भाई डिमांड। अगर हम लास्ट सेंचुरी से अभी तक की बात कर रहे हैं तो अब हॉलीडेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके बाद लोगों का भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो गया। अब लोग पहले से अच्छी लाइफ ले रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ ले रहे हैं। तो इस चक्कर में इनका जो लेजर टाइम है, मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं फ्री टाइम है, वो भी बढ़ गया है ना। तो लोगों को अब एक और मौका मिलता है कि फ्री टाइम में बाहर जाकर घूम सके, एंजॉय कर सके, रिक्रिएशन कर सके। उसका ट्रांसपोर्ट, अब भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई हैं। द ओपनिंग अप ऑफ टूरिस्ट एरियाज हैज बीन एडेड बाय इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जब ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो लोग इजीली आते हैं। कार से ट्रेवल करना बहुत इजी हो गया। आप लोग भी आजू बाजू अगर 300 किलोमीटर 600 किलोमीटर आपको जाना है तो कई लोग कार से चले जाते हैं। 300 200 तो नॉर्मली सब कार से जाते हैं क्योंकि रोड सिस्टम इतना अच्छा हो गया, मस्त हाईवे वगैरह बन गए। उसके बाद मोर सिग्निफिकेंट इन रिसेंट ईयर्स हैज बीन द एक्सपांशन इन द एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट में भाई बहुत हमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और एयर ट्रेवल भाई सिंपल होता है, बहुत कम टाइम लेता है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं सिर्फ कुछ घंटों में। तो अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है ना। उसके बाद आजकल भाई पैकेज हॉलीडेज भी आ गए, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह में ऐड भी चलती हैं, इतने रुपए दीजिए आपको इतने दिन का स्टे मिलेगा, यहाँ यहाँ घुमाया जाएगा, ये सब। तो इसकी वजह से जब से पैकेज हॉलीडेज आए तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया है। तो ये सारे फैक्टर है भाई जो टूरिज्म को कहीं ना कहीं एक अफेक्ट करते हैं। उसके बाद टूरिस्ट अट्रैक्शन की अब बात कर लेते हैं। क्लाइमेट, भाई मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन एक्सपेक्ट टू हैव वार्म सनी वेदर फॉर बीच हॉलीडेज। आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, अगर एक ऐसी कंट्री से ठंडी बहुत पड़ती है तो आप सोचेंगे आप कोई ऐसी जगह जाया जाए जहाँ थोड़ा सनी वेदर हो, है ना, आप बीच हॉलीडेज एंजॉय कर सकें। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ कि भाई दिस इज द मेन रीजन फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन साउथ यूरोप एंड द मेडिटेरियन लैंड। यहाँ पर मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात करी गई है कि भाई यहाँ पर अगर हम इसको अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप से कंपेयर करते हैं, टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, कंसिस्टेंट वे में हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, लॉन्ग आवर्स के लिए सनशाइन देखने को मिलता है, रेनफॉर्म कम रहता है अगर हम पीक हॉलीडे सीजन की बात करते हैं तो ये हमें इनका देखने को मिलता है। उसके बाद पीपल टेकिंग विंटर हॉलीडेज ऑफ स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। अगर कोई विंटर हॉलीडेज ले रहा है तो उसके स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे इधर हाई टेम्परेचर, या तो हाई टेम्परेचर रहे उनके होमलैंड से अगर कंपेयर करते हैं, या फिर इतनी स्नो कवर हो कि जो स्कीइंग के लिए सूटेबल हो। तो भाई सब अगर सीधी बात है कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो सब देखकर ही जाएंगे कि हम एंजॉय कैसे कर सकते हैं। तो अच्छी अच्छी जगह जाते हैं। लैंडस्केप, भाई मेनी पीपल लाइक टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन एन अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट व्हिच ऑफन मींस माउंटेन्स, लेक्स, स्पेक्टेकुलर सी कोस्ट, लैंडस्केप नॉट टू कंप्लीटली अल्टर्ड बाय मैन। ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा हो, माउंटेन्स हो, लेक्स हो, अच्छे सीज हो, कोस्ट हो, ऐसे लैंडस्केप्स हो जहाँ पर ह्यूमन ने अपना मतलब उसको बर्बाद नहीं किया अभी तक, उसको छेड़खानी नहीं करी है, जैसा नेचर ने उसको बनाया है वैसे देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद कोई भी ऐसा भाई टाउन या कोई भी ऐसा एरिया जो हिस्ट्री एंड आर्ट से कनेक्टेड है वो अपने आप एक टूरिज्म का प्लेस बन जाता है, लोग वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद पीपल विजिट एंशियंट एंड पिक्चरिस्क टाउन। पिक्चरिस्क मतलब होता है अट्रैक्टिव जो एरिया है, आर्कोलॉजिकल साइट्स हो गई, कोई भी कासल्स, पैलेसेस या चर्चेस को एक्सप्लोर करने में लोगों को बड़ी मजा आती है। तो इसके बाद भाई कल्चर एंड इकोनॉमी, दीज अट्रैक्ट्स टूरिस्ट विद अ पॉन्शन फॉर एक्सपीरियंसिंग एथनिक एंड लोकल कस्टम। कुछ लोगों को अंदर से बहुत एक्साइट करती है ऐसी चीजें, तो वहां पर भाई इन लोग जाते हैं जहां पर भी कल्चर अच्छा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद कोई भी ऐसा रीजन है भाई जो टूरिस्ट को उनको जो भी नीड्स है उसको चीप कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जगह भी बहुत पॉपुलर बन जाती है। उसके बाद होम स्टे हैज इमर्ज्ड। होम स्टे मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कोई एक जगह गए, टूरिस्ट प्लेस गए, तो वहाँ के लोकल लोगों के साथ ही आप स्टे कर रहे हैं, रुक रहे हैं, कोई भी लोकल हाउस में रुक रहे हैं, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया। हेरिटेज होम्स, तो थोड़े से आप बोल सकते हैं एंशिएंट वे में डिजाइन किए जाए, हेरिटेज ही है वो सीधे सीधे,
ऐसे में गोवा, मदिकरे या कुर्ग कर्नाटक की अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये बहुत एक पॉपुलर यहाँ पर आप बोल सकते हैं बन गए हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। इसके बाद मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। इसके बाद भाई अगर हम यूएसए से बात करते हैं तो अराउंड 55,000 पेशेंट ऐसे थे जो इंडिया विजिट किए थे ट्रीटमेंट के लिए 2005 में। ये एक बहुत स्मॉल नंबर है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जो मिलियंस ऑफ सर्जरीज यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम में हर साल हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें कुछ चीजें से पता चलती है कि इंडिया भाई एक इमर्ज कर रहा है लीडिंग कंट्री का, जहां पर मेडिकल टूरिज्म भी हमें देखने को मिल जाता है पूरे वर्ल्ड में, है ना। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज कैटर टू पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारे बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बड़ी बड़ी सिटीज में, वहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं भाई अपना इलाज करवाने के लिए। उसके बाद मेडिकल टूरिज्म ब्रिंग अबंडेंट बेनिफिट टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड मलेशिया, नाम याद रखिएगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद भाई अगर हम मेडिकल टूरिज्म के बाहर की भी और बात करते हैं तो भाई आउटसोर्सिंग, मतलब अपना काम बाहर के किसी व्यक्ति, बाहर की कंपनी से कराना। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं इंडिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बहुत सारी ऐसी मेडिकल सर्विसेज हैं जो इस पर ये परफॉर्म कर रही हैं, वो काम कर रही हैं। जैसे चाहे वो रेडियोलॉजिकल इमेजेस को रीड करना हो, एमआरआईज को इंटरप्रेट करना हो, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करना हो, ये बाहर की जो कंट्रीज है वो इंडिया से आउटसोर्स करवाती है, तो इंडिया को इससे बहुत प्रॉफिट होता है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया से भी वो करवाती है। आउटसोर्सिंग होल्ड्स ट्रेमेंडस एडवांटेज फॉर पेशेंट इफ इट इज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी और प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर। भाई एडवांटेज पेशेंट को भी देखने को मिलता है अगर वो कोई चीज आउटसोर्स कराते हैं, क्योंकि फोकस मेनली किस पे कर रहा होता है भाई, क्वालिटी पर कर रहा होता है या फिर एकदम इनको स्पेशलाइज्ड केयर देखने को मिलती है। तो इंडिया इसमें बहुत काम करता है। मतलब वो टाइम नहीं रहा कि भाई आप अमेरिका के हो तो आप वहीं में काम करा रहे हो इंडिया कहीं पर। आपने देखा होगा आजकल इंडिया के लोग बाहर के डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेते हैं। हमारे इंडिया की चीज भी कई बार बाहर से आउटसोर्स कर ली जाती है। तो हम इस पर अभी आगे पढ़ेंगे, तो आपको भी शॉर्ट में बताया मैंने। इसका मेडिकल टूरिज्म सिंपल डेफिनेशन याद रखिए, when medical treatment is combined with international tourism activity। जो इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी हो रही है जब उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट से कंबाइन करते हैं, तो इस पूरे इसको हम चीज बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए तो आराम से आ सकता है, 1 मार्क के लिए आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए आएगा तो ऑब्वियसली आपको इस क्वेश्चन में और कुछ भी उन लोग ऐड करेंगे। इसके बाद भाई वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद क्वाटरनरी एक्टिविटीज की बात करते हैं। आपसे अगर मैं बोलूं भाई कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल हो गई, या न्यूयॉर्क हो गया, यहाँ के जो मल्टीनेशनल कंपनीज उसका जो सीईओ है, और हमारे जो बेंगलोर के मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हैं, इनमें क्या कॉमन है? इनमें कॉमन ये है कि भाई ऑल दिस पीपल वर्क इन अ सेगमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर दैट इज नॉलेज ओरिएंटेड। ये ऐसे सेगमेंट में काम करते हैं हमारे सर्विस सेक्टर के जो नॉलेज ओरिएंटेड है। अब ये सेक्टर को ना हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है क्वाटरनरी और एक हमारा होता है क्यूनरी एक्टिविटी। इसको हम पूरा देखते हैं। क्वाटरनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम क्वाटरनरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें कलेक्शन हो गया, कलेक्ट करना, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना, डिसमिनेशन मतलब स्प्रेड करना, किस चीज को स्प्रेड करना, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, या फिर इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर इंफॉर्मेशन का ही प्रोडक्शन करना। ये जब भी हम काम की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्वाटरनरी एक्टिविटीज में आता है। इसके क्वाटरनरी एक्टिविटीज सेंटर अराउंड रिसर्च। क्वाटरनरी एक्टिविटी किसके अराउंड सेंटर करती है? रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया। may be seen as an advanced form of services involving specialized knowledge and technical skill। आप इसको सिंपल बोल सकते हैं भाई, ये रिसर्च डेवलपमेंट ये सब देखती है, और इसको इस एडवांस लेवल की सर्विस बोल सकते हैं जहां पर टेक्निकल स्किल्स हो गया, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हमें देखने को मिलता है। तो ये क्वाटरनरी एक्टिविटीज का आता है। द क्वाटरनरी सेक्टर, इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। The quaternary sector along with the tertiary sector has replaced most of the primary and secondary employment as the basis for economic growth। ये लाइन मैं आपको कई बार क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद ओवर हाफ ऑफ ऑल वर्कर्स इन डेवलप्ड इकोनॉमीज आर द नॉलेज सेक्टर। अगर हम ओवर हाफ ऑफ द वर्कर की बात करते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज में, तो वो नॉलेज सेक्टर में काम करते हैं। देयर हैज बीन अ वेरी हाई ग्रोथ इन डिमांड एंड कंजप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज। जो इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज होती है ना, उसकी बहुत हाई डिमांड हमें देखने को मिलती है। अब वो इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज आप किसी से भी ले सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हो, म्यूचुअल फंड आजकल बहुत सुनते होंगे, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हो, या फिर टैक्स कंसल्टेंट हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर आजकल बोलते हैं बन जाइए बहुत स्कोप है, एंड स्टैटिस्टिशियन हो। मतलब कुल मिला के इन चीजों की एक वैल्यू बढ़ रही है। कोई भी ऐसी सर्विसेज जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है वो हमें देखने को बढ़ती हुई मिल रही है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज। फिर पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग, एलिमेंट्री स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स ऑफिसेस, थिएटर्स, अकाउंटिंग एंड ब्रोकरेज फर्म्स ऑल बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ सर्विस। ये कुछ एग्जांपल हैं, याद रखिएगा, ये सब इसी सर्विसेज की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद लाइक सम ऑफ द टर्शरी फंक्शंस क्वाटरनरी एक्टिविटी कैन आल्सो बी आउटसोर्स्ड।
अगर हम टर्शरी फंक्शन की हमने बात करी कि वो भी आउटसोर्स कर सकते हैं, तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज में भी ये चीज हमें देखने को मिलती है। दे आर नॉट टाइड टू रिसोर्सेस, रिसोर्सेस से बिल्कुल टाइड नहीं है, इन्वायरमेंट से इतने अफेक्ट नहीं होते हैं, और नेसेसरली लोकलाइज पैदा मार्केट, तो ये भी इनका नहीं होता है। मतलब कुल मिला के ये की परेशानी नहीं है कि मार्केट द्वारा लोकलाइज कर दिए गए हैं, या इन्वायरमेंट से अफेक्टेड हो गए हैं, या किसी रिसोर्सेज से टाइड हो गए, ये चीज हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। फिर इसके बाद हमारा आता है क्यूनरी एक्टिविटीज, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई भी हाईएस्ट लेवल के डिसीजन मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये क्यूनरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। सटली डिफरेंट होती है हमारी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री से, भी हम आगे पढ़ेंगे, आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए, क्यूनरी एक्टिविटीज आर सर्विसेज दैट फोकस ऑन द क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज। कोई भी एग्जिस्टिंग या न्यू आइडियाज है, उनको क्रिएट करना हो, रीअरेंज करना हो, या उनको इंटरप्रेट करना हो, ये सब काम हमारा क्यूनरी एक्टिविटी में आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द यूज एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ये भी हमारा क्यूनरी एक्टिविटी के अंदर आता है। इसको हम ऑफन कैसे रिफर करते हैं, गोल्ड कॉलर प्रोफेशन से रिफर करते हैं। दे रिप्रेजेंट अनदर सब डिवीजन ऑफ द टर्शरी सेक्टर, रिप्रेजेंटिंग स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। एक हमें हाईली पेड देखने को मिलते हैं, स्पेशली वो रहते हैं भाई, मतलब ऐसा नहीं है तो स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने काम में, ठीक है। स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, रिसर्च साइंटिस्ट हो गए, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट हो गए, एक्सेट्रा, ये सब हमारे इसका एग्जांपल आता है। इसमें दिया हुआ है देयर इंपॉर्टेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमी फार आउटवेज देयर नंबर। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर एडवांस इकोनॉमी की बात करते हैं, इनके नंबर भले ही कम है, लेकिन इनका रोल सबसे बड़ा में से एक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। इसके बाद outsourcing has resulted in the opening up of a large scale of call centers in India, China, Eastern Europe, इसराइल, फिलीपींस एंड कोस्टा रिका। ये हम सबको पता है, बहुत सारे कॉल सेंटर खुल गए हैं। अगर आज आपको गूगल वालों की बात करना है, आपको इंडिया में कॉल सेंटर देखने को मिल जाएंगे। फेसबुक वालों से बात करना है, देखने को मिल जाएंगे। कोई भी बड़ी कंपनी के नाम आप ले लीजिए। इट हैज क्रिएटेड न्यू जॉब्स इन दिस कंट्री, हम सबको पता है। आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू दोस कंट्रीज वेयर चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल। इंडिया इसका एक एग्जांपल है। हमारे यहाँ चीप लेबर मिल जाता है जो कि स्किल्ड है, हमारे यहाँ तो थोड़ी सी इंप्लॉयमेंट की कमी हमें देखने को मिलती है। दीज आर ऑल्सो आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज, ऐसी कंट्री जो खुद यहाँ के जो लोग हैं वो आउट माइग्रेट करते हैं काम के लिए, तो यहाँ पर मेनली हमें आउटसोर्सिंग देखने को मिल जाती है। विद द वर्क अवेलेबल थ्रू आउटसोर्सिंग द माइग्रेशन इन दिस कंट्री में कम डाउन। से इंडिया में आजकल बहुत सारा आउटसोर्सिंग हो रहा है कि भाई आप देखना, बहुत सारे इंडिया के ऐसे लोग हैं जो बाहर की कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो माइग्रेट नहीं करते हैं, तो ये एक चीज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आउटसोर्सिंग कंट्रीज आर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम जॉब सीकिंग यूथ इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। अब आप इसका एग्जांपल लीजिए कि यूएसए है जो इंडिया के बहुत सारे लोगों को आउटसोर्स कर रहा है ना, उनको जॉब दे रहा है, तो जो यूएसए के लोग हैं वो इसको अपोज करते हैं कि भाई हमारे लिए भी तो जॉब छोड़ो, हम यूथ हैं यहाँ के, हमें काम करना है, तो ये चीज हमें यहाँ आउटसोर्सिंग की देखने को मिलती है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है द कंपैरेटिव एडवांटेज इज द मेन रीजन फॉर द कंटिन्यूइंग आउटसोर्सिंग। सिंपल सी बात है भाई, आउटसोर्सिंग में बेनिफिट होता है कंपनी को, चीप लेबर मिल जाती है, स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं, ये सब तो भाई इसलिए आज भी चल रही है। इसके यहाँ दिया हुआ है न्यू ट्रेंड्स इन द क्यूनरी सर्विसेज इंक्लूड नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, केपीयू आपने बहुत बार सुना होगा, इसको अभी हम देखेंगे। होम स्टोरिंग, होम स्टोरिंग मतलब क्या होता है कि भाई आप ऑफिस में आके काम मत करिए, घर से आप काम करिए। और अगर हम होम स्टोरिंग की बात करते हैं तो एक अल्टरनेटिव है आउटसोर्सिंग का, ठीक है। तो केपीओ का सिंपल याद रखिएगा, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। द केपीओ इंडस्ट्री इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। जो केपीओ होता है ये बीपीओ से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें हाईली स्किल्ड वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। इट इज इंफॉर्मेशन ड्रिविंग नॉलेज आउटसोर्सिंग, भाई इंफॉर्मेशन ड्रिविंग नॉलेज आउटसोर्सिंग हमें देखने को मिलता है। केपीओ enables कंपनी टू क्रिएट एडिशनल बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी, ये इनको एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाने के मतलब उसमें बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ केपीएस इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हो गई, उसके बाद ई लर्निंग हो गया, बिजनेस रिसर्च हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी रिसर्च हो गया, लीगल प्रोफेशन हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये चीजें हमें देखने को मिलती है। देखिए इसको मैं आपको बहुत डिटेल में तो एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ क्योंकि आपको है ही नहीं, आप कंफ्यूज होंगे, तो मैंने सिंपल काम क्या किया हुआ राइट साइड में आप देखिए, बीपीओ और केपीओ को एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन दे दी आपको। बीपीओ प्रोवाइड सर्विसेज लाइक कस्टमर केयर, टेक्निकल सपोर्ट थ्रू वॉइस प्रोसेसेस, टेलीमार्केटिंग, सेल्स। KPO provides in-depth knowledge, expertise and analysis on complex area like legal services, business and market research। फिर यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, रिक्वायर दिया हुआ है, सर्विसेज के बारे में बताया गया, सब मैंने आपको बताया गया। आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, आपको सब पता चलेगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि नई आउटसोर्सिंग की क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज गिविंग वर्क टू देन आउटसाइड एजेंसी टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट, मतलब अपना काम किसी और कंपनी से बाहर के लोगों से करवा रहे हैं। When outsourcing involves transferring work to overseas location, it is described by the term offshoring। मतलब जब आप ओवरसीज काम करवा रहे होते हैं, ओवरसीज आउटसोर्स कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफशोरिंग बोलते हैं। लेकिन हमें जनरली देखने को मिलता है कि ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग को साथ में ही यूज किया जाता है, दोनों टर्म को।
इसके बाद बिजनेस एक्टिविटी दैट आर आउटसोर्स, ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिन्हें आउटसोर्स किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जाती है, देखिए आईटी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, कॉल सेंटर हो गया, सब चीज आजकल आउटसोर्स करी जाती है। एंड एट टाइम्स ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, और कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग तक, इंजीनियरिंग तक आउटसोर्स कर दी जाती है। इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग इज एन आईटी रिलेटेड सर्विस, डेटा प्रोसेसिंग जो हमारा था एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस है, जो बहुत इजीली कैरी आउट करी जाती है एशियन, ईस्ट यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज द्वारा। ऐसी कंट्रीज में क्या होता है, जो हमारा आईटी स्किल्ड स्टाफ होता है, बहुत अच्छी इंग्लिश, गुड इंग्लिश में इनकी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं और बहुत ही लोअर वेजेस में हमें देखने को मिलते हैं। आप किसी भी एक आईटी सेक्टर में कॉल कर लीजिए पूरी दुनिया के, आपको बहुत सारे इंडिया के वहां लोग एम्प्लॉयड मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया लोग बोलने में भी बहुत अच्छे होते हैं और अच्छे स्किल्ड हम होते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो और ये भाई अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो वहां से कम वेजेस में ये लोग मिल जाते हैं, इसलिए इनको हायर कर लिया जाता है। तो उसी से फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दस अ कंपनी इन हैदराबाद और मनीला, मनीला आपका फिलीपींस का कैपिटल हो गया, 10 वर्क ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्निक्स एंड डेटा का पूरा कलेक्शन वगैरह एनालाइज करने का, ये फॉर अ कंट्री लाइक यूएसए एंड जापान, मतलब हम यहाँ से काम कर रहे होते हैं ना, ये कंपनी इनके प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, वर्क ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन जीआईएस टेक्निक्स फॉर अ कंट्री लाइक यूएसए एंड जापान। ओवरहेड कॉस्ट आर आल्सो मच लोअर, मेकिंग इट प्रॉफिटेबल टू गेट जॉब वर्क कैरिड आउट ओवरसीज, whether it is in India, China or even on less populous country like Botswana in Africa। सिंपल बात है, अगर हम ओवरहेड खर्चे की बात करते हैं तो बहुत कम होता है, जैसा मैंने कहा स्किल्ड लेबर चीप कॉस्ट में आपको मिलते हैं, अच्छा भी काम कर रहे होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं वो भी आपको बहुत चीप कॉस्ट में मिलते हैं, तो वर्कर काम भी आपको एकदम स्किल्ड वे में करके देते हैं और कॉस्ट भी उनको वेजेस भी कम मिल रहे होते हैं, तो कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो जाता है। फिर चाहे वो इंडिया चाइना हो जहां पर बहुत पॉपुलेशन है, या फिर लेस पॉपुलस कंट्री बोत्सवाना इन अफ्रीका भी हमें देखने को मिलता है ना, तो ये कुछ एग्जांपल आ जाते हैं, तो आउटसोर्सिंग को याद रखिएगा। फिर द डिजिटल डिवाइड, अब इसको बहुत अच्छे समझेंगे, डिवाइड वर्ड का मीनिंग आपको मालूम चलेगा। अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट, कोई भी ऐसा डेवलपमेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, ये बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में, बहुत अनइवनली, ठीक है। देयर आर वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस अमंग कंट्री, हर कंट्री इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल वे में आगे पीछे है, हम सबको पता है। हाउ क्विकली कंट्रीज कैन प्रोवाइड आईसीटी एक्सेस, आईसीसी मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सेस एंड बेनिफिट टू इट्स सिटीजन इज द डिसाइडिंग फैक्टर। एक कंट्री भाई आईसीटी एक्सेस लोगों को कितनी जल्दी कितने अच्छे से दे सकती है, ये बताता है कि उस कंट्री में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल वो कैसा काम कर रही होगी, वो कितना डेवलप हो रही होगी, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। यहाँ बोला गया है कि while developed country in general have surged forward, the developing country have lagged behind and this is known as digital divide। मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है वो बहुत आगे निकल चुकी है, अपने लोगों को सब फैसिलिटी दे रही है, तो वो ऑब्वियसली आगे और तेजी से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वो थोड़ा सा पीछे रह गई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। सिमिलरली डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट विद इन कंट्री, एक कंट्री में भी हमें डिजिटल डिवाइड देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल रशिया और इंडिया जैसी जो लार्ज कंट्री हो गई, it is inevitable that certain areas are metropolitan center possess better connectivity and access to digital world versus peripheral rural areas। सिंपल सी बात है, इंडिया, रशिया और पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री की बात कर लीजिए, हमारे इंडिया में कुछ ऐसे सिटीज होंगे, कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जो बहुत हाईली डेवलप्ड होंगे, कुछ लेकिन स्टेट सिटी आज ऐसी भी है, रूरल एरिया की आप बात कर लीजिए जहां पर अभी सब चीजें नहीं है। अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इंटरनेट की बात कर लेते हैं, सिटी में जितना तेज इंटरनेट मिल रहा होगा मे बी रूरल एरिया में उतना तेज ना मिले, हालांकि धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमें डिवाइड देखने को मिल जाता है। तो ये भाई हमारा आता है पूरा इस चैप्टर में। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, आपका एक शेयर हमारे चैनल को बहुत मदद करता है। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, बाकी सब आप करते रहेंगे। बहुत जल्द मिलता हूँ आने वाले चैप्टर में, ऊपर आपके लिए ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुड टाइम, पता है।